बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा ख्याल में आगाज़ ही एक वार्निंग के साथ, और वो वार्निंग वो है कि जो मैं तो कह के थक गया हूँ, लेकिन वार्निंग इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर मामला ठीक नहीं है और ये मामूली नौइयत की नहीं है। बहुत ही एक संजीदा सूरत हाल से हम दो चार हैं। मैं कितनी दफ़ा कह के थक गया हूँ, और मैं क्या, पाकिस्तान का हर जो बंदा जिसको अल्लाह ने कोई थोड़ी सी फ़हम फरासत दी है, मामूली समझ बूझ दी है, जिसको थोड़ा सा भी इदराक है, जिसने कुछ ज़िंदगी का हिस्सा पाकिस्तान बनने के वाक़यात से लेके और पाकिस्तान चलने के वाक़यात के अंदर उसकी तालीम में गर्क किया है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी तय करने की कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो हमारे 1971 का वाक़या 16 दिसंबर का सान है, मशरक़ी पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान 2 लाख हुआ, उससे मिलते जुलते हैं। देखिए, पहला तो ये थोड़ा सान है कि मुमलिकत जिसकी असासी नज़रियात थी और एक बड़े तहरीक पाकिस्तान जो है पूरी इवॉल्व करके 15-20-25 साल जो आखिरी के देखें किस तरीके से एक नज़रिया इवॉल्व होते होते शेप अप किया, और 23 मार्च को इसकी एक सूरत आई और 47 का हम आज़ाद हुए, और मुमलिकत के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं था जो बनाने वाले थे। चुनाचे उन्होंने फ़ौरन ही बैठते ही करारदाद मकासद पास की, जो आजकल जिसको कहना चाहिए कि वजह नज़ा कह लें या अपने तौर पे उसको भी मुतनाज़ा बनाने में उन्हें कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो खैर करारदाद मकासद या निज़े पाकिस्तान पे सोचना ही एक अय्याशी है, क्योंकि जो चीज़ जिसने पाकिस्तान को हलकान कर दिया तो वो पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम था, और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो एक ख़ास साजिश के तहत चंद लोगों की, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास वो फ़हम, वो इदराक, वो तदब्बर नहीं होता, नौकरी पेशा होते हैं, और नौकरी के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि हर नौकरी वाला एक टॉप पोजीशन पहुंचता है, लेकिन ये टॉप पोजीशन ऐसी है कि इनके पास बेपनाह ताकत आ जाती है, और फिर ये कहते हैं ना कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है, और फिर इनके ऊपर कोई चेक नहीं होता। आइन के अंदर क्या लिखा है, मुमलिकत के अंदर क्या चीज़ें तरतीब दी गई हैं, इन लोगों पर कोई चेक नहीं होता। ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है उन लोगों के लिए भी, क्योंकि कैपेसिटी तो उनके पास कोई बड़े मुदब्बर की या स्टेट्समैन होती नहीं है। बेसिकली तो वो अपनी बेहतरीन एक प्रोफेशनलिज्म के लिए और टेक्नोक्रेट होने के नाते जब पहुँच जाते हैं, लेकिन मुल्कों को टेक्नोक्रेट्स नहीं चलाते, मुल्कों को तो दीदावर चलाते हैं, जो कि वो कहते हैं ना कि हज़ारों साल बाद लोग पैदा होते हैं और फिर कौमों को उठाते हैं और फिर कौमों को बनाते हैं और आगे लेके चलते हैं। चुनांचे पलक झपकते ही ऐसे लोगों ने जिनके पास इस तरह के इख्तियारात है उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि अहले वतन के लिए कि नज़रिया आपका फारिग हो चुका था, सियासी अदम इस्तेहकाम जो था उसका लाज़िम पड़ता होता कि आज इक़्तिसादी तौर पर अब तबाह हाल है। देखा आपने स्टेट बैंक को भी हमने गिरवी रखने के लिए, बल्कि उसको ऑलमोस्ट IMF के नीचे कर दिया। ये वो कौन कर रहा है? वो शख्स कर रहा है जो कह रहा था कि जहर खा लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। वो जानेगा क्या? वो पाकिस्तान को बेच रहा है। लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर में एक ख़ास टारगेट में है, ये वाल्टन एयरपोर्ट यहाँ का कई दहाइयों पुराना एयरपोर्ट था, लाहौर का कदीम तरीन, वो बेहतरीन जगह है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे वो भी बेच रहे हैं। और सारे गैर मुल्की जो हैं, गैर मुल्की क्या है, पीछे से वही 3-4 बंदे हैं जिन्होंने, पहले आपने देखा नहीं है कि जहांगीर तीन साहब के केस में या बाकी केसेस में या रज़ाक दाऊद साहब के केसेस में कि ATM मशीन्स होती हैं जिन्होंने जो किसी न किसी तरीके से अपना हिस्सा डाला होता है, वो किस तरीके से फिर वसूल करते हैं। दूसरा रावी रिवर फ्रंट के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर है, उसको भी ये गिरवी रख रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक गिरवी रखा जा रहा है, हालांकि इन चीज़ों में कबाहत नहीं है अगर कोई किसी बिजनेस प्लानिंग के दर्जे में आए,
लेकिन जो उनकी डेस्परेशन है कि कर्जे ले, चीज़ें बेचें और डंग टपाएं एक दिन का, इस सूरत हाल में वहाँ पे इक्तिसादी तौर पे आपका बाजा बजा हुआ है। गवर्नेंस फेलियर आपका ऐसा है कि पूरा कानून नाम की चीज़ अब पंजाब में तो कहीं रही नहीं, हर जगह पे ये हाल है। और इस तरह लगता है कि वो कहते हैं ना कि आवाज़ आती है कि हमारे पे ना रहना, जागते रहना, अपना बंदोबस्त खुद करके रहना। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए पैगाम है। बदमस्तियाँ ये है कि कश्मीर चला गया, हिंदुस्तान की तरफ से जो 23 तारीख को ख़त आया उसने इनका दिमाग हिला दिया। LAC के ऊपर इन्होंने इंडिया की शराइत के ऊपर अमन का मुआहिदा कर लिया कोई 17 साल के बाद। ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं उस पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ पे अब लगता है कि पूरा जो निज़ाम है हुकूमत का वो तितर-बितर हुआ है। अब ये बहुत तशवीनाक सूरत हाल है। वो कहता है ना कि वतन की फ़िक्र करना था तो मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में। तो यकीन जानो कि पूरा पाकिस्तान के अंदर लगता ही है कि अब बिल्कुल वही 1971 का वाक़या आता है। मैं एक यहाँ से बड़ी ज़िम्मा अपने आप को समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रम बीटिंग करते रहे हैं, लेकिन वहाँ चूँकि मफादात चढ़ा होता है और लोगों ने जब आप एक बंदा जो है वो मुतलक ऐलान होता है, वो आइन से भी मावरा होता है, वो हर चीज़ से, तनकीद से, बहस से ऊपर होता है, तो वहाँ पे जो है जब नतीजा निकलता है 16 दिसंबर 1971 को तो फिर पता चलता है। तो चंद चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इस वार्निंग के बाद कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल से इस वक्त दो चार है, और यकीन जानो कि पाकिस्तान का क्या बनने वाला है। मुझे इस अफसोस ये रहेगा कि जो आज इस मुल्क को तोड़ रहे हैं, जो आज उसको बर्बाद कर रहे हैं, वो बग़ैर सज़ा के निकल जाएंगे, क्योंकि पिछले 70-73 साल से ऐसे लोग जो हैं वो बड़ी अच्छी अपनी अपनी कब्रों में अब्दी नींद सो रहे हैं और उनको आज तक कोई सज़ा तजवीज़ नहीं हुई, ना उनको सरेआम फांसी दी गई कि उन्होंने एक मुमल के साथ जुर्म किया, माँ के साथ जुर्म करने वाली बात है। 2-3-4 चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मसलन आ रहे हैं, वो कल भी आए हैं यूसुफ ज़रगानी के सेनेट के इलेक्शन पे। मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ ये कहना है कि यूसुफ ज़रगानी का सेनेट का चेयरमैन बनना इतना अहम नहीं था। ये जो वोट 7 फ़र्ज किया प्लानिंग के तहत कह के फ़र्ज का ज़ाया करवाने के लिए उन्होंने कहा जी कि यूसुफ ज़रगानी के नाम के ऊपर स्टैंप लगा दें, कतई नज़र के उसे इंटेंशन शो चुके हो किसको देना चाहते हैं। उसमें यह भी नहीं पता चलता कि जी आपने 7 वोट्स में देखे जी ये वोट्स इस तरह लगेंगे तो उसी को शनाख्त होगी या नहीं होगी, इसको छोड़े। और इसमें यह भी छोड़ें कि जी हमारे यहाँ इसके बारे में कितनी रूलिंग्स हैं पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की और बाकी कि जिसके अंदर वैलिड थे। सिर्फ इन वोट्स के ज़रिए वो सिस्टम को चिढ़ाना चाहते थे कि 49 में से अगर वो ज़ाया कर देते यूसुफ ज़रगानी के तो काम वो चल जाता, ज़रगानी बन जाते, लेकिन सिस्टम की तस्दीक नहीं होनी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोटों पर स्टैम्प करके फिर जो बंदा प्रिजाइड कर रहा था मुजफ्फर साहब, उन्होंने दिखाया कि ये 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के हैं जिनको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ और करना जो कर लो, और उन्होंने कह के भेजा कि करना कर लो। तो जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो मुँह शुकाफी में पड़े हुए थे कि ये असम्बली की कार्रवाई है, कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं। चुनाचे अब डस्का का फैसला जो है, पहली तो बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरा ख्याल है जिस तरह हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये जहन में रहता है कि उनके इख्तियारात उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे, या उनके पास उतनी ताकत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। वो पता नहीं वो कब काफ़ी होगा। सुप्रीम कोर्ट का भी शायद ये ख्याल है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे के साथ पिछले 1.5-2 महीने से जो रवैया सुप्रीम कोर्ट का, उसको पाकिस्तान के किसी हल्के में बल्कि पाकिस्तान के वकीलों ने तो बड़े जय्यद कानूनदानों ने इंतहाई वाशनाफ अल्फाज में उसकी मजम्मत की टीवी प्रोग्राम में आके, और सुप्रीम कोर्ट के इस चीज़ को उन्होंने आड़े हाथों लिया। वो तो खैर काजी फायद ईसा साहब के केस के अंदर भी सारों की राय क्या है और सुप्रीम कोर्ट के बेंच वहाँ बैठ के क्या क्या फैसले कर रहे हैं या क्या करने को है। तो राजा डस्का के ऊपर
जब फैसला किया तो उनके रिमार्क से कि खर्चा कितना आएगा, मैं हैरान हूँ कि कतई नज़र इसके कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बहुत शरप किया है, अंडरमाइन किया है, और इलेक्शन कमीशन का इत्मीनान जो है वो मजरू है हर चीज़ के अंदर, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को फैसला। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने भी क्या किया है, अकबर बाबर के केस में देखा कि किस तरीके से 6-7 साल से उस बेचारे के साथ क्या परेशानी हो चुकी है। स्कूटी कमेटी इलेक्शन कमीशन का मानने पर तैयार नहीं है। ये वाक़यात जो है इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये वाक़यात रियासत को जो अभी इन लोगों के नाजायज़ कब्ज़े में हैं वो अंडरमाइन हो रही है। चुनाचे जो कुछ है पहले तो ये खुद भुगतेंगे। तो वहाँ उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कुछ होता है, फिर कहा जी कि हल्के में कितना खर्च आ जाएगा, ये तो पाकिस्तान के बड़े वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मैं हैरान हूँ कि वो कहते हैं ना जी कि वो हाथी गुजार के और चूटियों को हम चुनते फिर रहे हैं। वो ब्लैक लॉर्ड के शरीय में पहले नवाज शरीफ साहब को हमने नाअहल करार दिया था, एक हमारी लेगेसी आ रही है। फिर साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट जो तहलका मचा के जा चुकी है अभी रिसेंट पास्ट में, वो भी हमारे सामने है। आज उन्होंने कहा जी कि अभी हमने इसे बहुत सुना, उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए, और साथ कहा जी कि ये फलां जमात भी मुलव्वस है और 2 हाथियों की लड़ाई है और फलानी चीज़ है। बेशुमार ऐसे कमेंट्स आए कि जो मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये इस लेवल पे होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, और इंसाफ मिल सकता है नहीं मिल सकता। वो इलेक्शन, वो कहते हैं ना सारा पाकिस्तान देख रहा है तो उस इलेक्शन में क्या हो रहा है, सबको एग्जैक्टली पता है क्या हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि उनकी नज़र होती है और मीडिया की हर चीज़ देखते हैं, लेकिन अब केस चलो तो लगा जाने तो न जाने गोली न जाने। अब बहरहाल इलेक्शन कमीशन के फैसलों को उन्होंने किसी खात्मा नहीं लेना था और मुलतवी कर दिया। असद मली साहब कह रहे थे, मुबारक वसूल कर रहे थे कि हम जीत गए केस, उतने ही जीतना चाहते थे। लेकिन ये इलेक्शन ना करा के, एक तो ये पता चल गया ना कि अब इनको पता चल गया कि इलेक्शन कराना कितना मुश्किल है। साथ एक खैर वो बल्दियाती भी इदारे उनकी भी सुनी गई है, 3-4 साल बाद आके आज उनको बहाल कर दिया गया है। और ये वो बल्दियाती इदारे हैं जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि हुकूमत नीचे तक होनी चाहिए। वो चूँकि बेसिकली कोई हक और सच और सच्चाई के ऊपर, किसी अखलाकी अक़दार के ऊपर तो कोई निज़ाम उनका था नहीं, इस्तार हुआ। चुनांचे वो जब कहते थे अल्लाह ने मुँह खिलाई, और वो बल्दियाती इदारे पंजाब को इन्होंने 3-3.5 साल उनकी रिप्रेजेंटेशन से महरूम रखा। अब वो बहाल हो गए, पता नहीं किस तरह होंगे किस तरह नहीं होंगे, और कौन किसको पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही पता है कि जो निज़ाम चल रहा है सतरंगा, उसके अंदर आइन पस पोस्ट कुछ चांद अट्ठाईगीर बिठाए होते हैं, नीम ख्वादा किस्म के दानश्वर टीवी पे, वो बड़े बड़े चैनल्स को उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया, उनको ज़बरदस्ती ठोस दिया गया है, और उनकी तालीम शायद हाई स्कूल भी ना हो, या कम अज़ कम उनकी काबिलियत जो नज़र आती है वो हाई स्कूल के बराबर भी नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है। वो आइन पार्लिमान सियासतदान लिताड़ रहे हैं। इससे क्या निकलेगा? कश्मीर तो जो निकलना था निकल चुका, पाकिस्तान कहाँ जाए खड़ेगा निकल चुका। आज परेड भी बहुत बड़ी हुई है 25 मार्च को, तो इस परेड के अंदर भी वो किसके ख़िलाफ़ परेड थी, वो क्या हम दिखा रहे थे कि दुश्मन के ख़िलाफ़ कौन कौन सी फतवात हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, और आगे हमारा क्या लाहेमल है, क्या उसका कोई रोड मैप है नहीं है। इसी दौरान सबसे दिलचस्प चीज़ होने को है वो है कल को मरियम बीबी की नैब के ऑफिस में पेशी। तमाम पार्टी ने मिलकर उनकी सपोर्ट का ऐलान भी किया और वो दामे दोमे सुखने आएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें अब मुझे कितना कमेंट करना चाहिए और कि क्या उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सियासी लाहेमल तैयार करते हैं, ये हिकमत अमली जो तरतीब देते हैं, वो उन्होंने उनकी बेल क्यों करवाई है। क्योंकि बेल करवाने का मतलब तो यह है कि मरियम बीबी जो फरमा रही थी कि मैं बेल नहीं करवाऊँगी और जाऊँगी, तो उसका सिर्फ मुझे इतना पता है कि आपने बेल करवा के वर्कर्स को थोड़ा सा जो है उसकी मोटिवेशन होती है हमेशा कम हो जाती है। वर्कर उठता है जब आप उसको पता हो कि उसका लीडर जो है वो लड़ने जा रहा है, और लीडर वही आगे लेके चलता है जो जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ, और पता है कि बड़े सख्त हालात हैं, जानलेवा हो सकते हैं। यही वजह है कि मरियम लोगों की आंख का तारा बनी कि उन जानलेवा हालात में वो सीना तान के खड़ी हो गई, वो सारी सीना सफर हो चुकी है। और इसके पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर तो उठ खड़ा हुआ था। नवाज शरीफ साहब की तकारीर ने सोने पे सुहागा, बल्कि रहनुमा असूल भी वहीं से तय हुए थे। तो इन हालात में बेल
बहरहाल नहीं करवानी चाहिए थी, लेकिन मुस्लिम नून के जो कायदीन हैं, जो अक्सर को मैं जानता हूँ, वो ज़्यादातर मुफाहमती जहन के लोग हैं और कुछ उनके अंदर डर भी है, तो वो हर चीज़ डरते हैं। लेकिन उनको यही मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि जो लोग डरते हैं या मुफाहमती चीज़ रखते हैं, वो कुछ अर्से के लिए स्पेटिकल लीव पे चले जाए। बहुत लोग मौजूद है अभी मुस्लिम लीग में, उस लेवल के लीडर नहीं होंगे, लेकिन बहुत हैं जो कि मरीम नवाज साहबा के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ डट के खड़े होकर जान हथेली पे रख के वो निज़ाम को लेके चलाने पर तैयार हैं। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि कल का दिन जो है खासा दिलचस्प होगा। जिस तरीके से कंटेनर और पूरा पाकिस्तान पैरालाइज करके ठोकर न्याज बेग को किया गया है, तो मैं कल के दिन के बारे में ये समझता हूँ कि कल का दिन सुखी दिन नहीं है। और अगर वर्कर कल आ गया और उन्होंने कंटेनर का हिसाब तोड़ दिया, तो इसका जो पहला मैसेज ये है कि जो हुकूमत नाम की चीज़ है उसके कलपुर से उठ चुके हैं। और मेरा ख्याल है कल ये आप देख लेंगे कि कल लाहौर के लोग जो हैं वो बता देंगे कि ये हसार और ये सिक्योरिटी फोर्सेस उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती, और ये कल होने वाली चीज़ को ट्रेलर समझें जो असल वाक़यात महीने 2 महीने बाद पाकिस्तान में रूनुमा होने वाले हैं। इस तकलीफदेह नोट के साथ कि सारा जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए जानलेवा बन जाएगा। अमाल एंड